हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट चैप्टर। आज उसका फर्स्ट लेक्चर है बेटा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करें, दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। बेटा देखिएगा लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, RH व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। क्लियर है। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोग 3 ग्रुप पढ़ चुके हो, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब हम मूव करते हैं उसके चौथे ग्रुप की तरफ, दैट इज प्लांटी। ठीक है, तो हमें पता है RH व्हिटेकर ने बेटा क्या किया था। RH व्हिटेकर ने कंप्लीट बायोलॉजिकल वर्ल्ड को 1969 में 5 किंगडम में बांटा। ठीक है, 5 किंगडम में बांटा, दैट इज फर्स्ट वन इज दैट मोनेरा, ठीक है, सेकंड इज प्रोटिस्टा, फंजाई, फोर्थ वन इज प्लांटी एंड फिफ्थ वन इज एनिमेलिया। ठीक है, हम इसमें स्टार्टिंग के जो 3 है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जो है, स्टार्टिंग के 3 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है। अब हम हमारे फोर्थ ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज आप लोगों का कौन सा है, प्लांटी, दैट इज प्लांटी। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देता हूं बेटा, प्लांटी ग्रुप को कैसे कैसे किस मेजर ग्रुप में रखा गया और कैसे उनका अपने आप में एक सेपरेट ग्रुप बना। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें अर्लियर क्लासिफिकेशन की, बेटा मैं अभी व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन नहीं छेड़ रहा हूं। ठीक है, हम लोग पहले बात करते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अब अर्लियर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हुआ, जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड था आपका, कौन सा था, बायोलॉजिकल जो वर्ल्ड है, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड को बेटा स्टार्टिंग में 2 ग्रुप में बांटा गया, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल, राइट, प्लांट एंड एनिमल। हम लोगों को ये पता था कि जो प्लांट है, यानी जिनके अंदर सबसे पहले, अब ये किस बेस के ऊपर था बेटा, ये था आपके सेल वॉल के ऊपर। ये क्या था, किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। यानी ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन सेल वॉल आर कैटेगराइज्ड इन द ग्रुप ऑफ प्लांटी एंड द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन सेल वॉल आर कैटेगराइज्ड इन द ग्रुप ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, ओके, कि वो जीव जिनमें सेल वॉल है तो उनको तो प्लांट में रखा गया, और जिनमें सेल वॉल नहीं है उनको किस में रखा गया, एनिमल में रखा गया। उनको किस में रखा गया बेटा, एनिमल में रखा गया। आई बात समझ में, क्लियर है। अब क्या था, हमें पता है प्लांट का सबसे मेजर जो जनरल कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, प्लांट का मेजर जनरल कैरेक्टर है दैट इज दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ऑटोट्रॉपिक या फिर आइदर ऑटोट्रॉपिक, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। photosynthetic in nature, that means they can synthesize their own food autonomously with the help of photosynthesis process। ठीक है, कि वो अपना फूड जो है वो खुद बना सकते हैं, किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। क्लियर है, क्लियर है। तो अब हम आगे बात करते हैं, क्या, देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात, कि जब प्लांट को इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप में कैटेगराइज किया गया, तो उस कैटेगरी में एक नया वर्ड निकल कर आया कि प्लांट जो वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है ना। अब ये न्यूट्रिशन का पैरामीटर लिया गया, किसका पैरामीटर लिया, न्यूट्रिशन का पैरामीटर लिया, कि प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉपिक है और फोटोसिंथेटिक है। लेकिन अब इसमें यहां पर आने के बाद जो आपका जो स्टार्टिंग का था कि फंजाई वो तो सेपरेट हो गई। फंजाई क्यों सेपरेट हुई, बिकॉज दीज आर सैप्रोफाइटिक, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सैप्रोफाइटिक थी। अब इनिशियली जो शुरुआत का क्लासिफिकेशन है, अभी मैं व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन नहीं छेड़ रहा हूं। ठीक है, व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इनिशियली जो शुरुआत का क्लासिफिकेशन है उसमें बेटा सभी को जिनके पास सेल वॉल था उनको प्लांट ग्रुप में रखा गया, जिनके पास सेल वॉल नहीं था उनको किस में रखा, एनिमल ग्रुप में रखा गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। लेकिन जो बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो स्टार्टिंग में जिसे आप लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे, अब लोग क्या कहते हैं कि बेटा ये एल्गी है, बट दे आर नॉट अ एल्गी। ठीक है, दे आर नॉट अ एल्गी बिकॉज एल्गी इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट। एल्गी जो है वो किसका ग्रुप है बेटा, प्लांट का ग्रुप है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है टुडे वी आर नोन एज साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप लोग अभी क्या बोलते हो, साइनोबैक्टीरिया बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, साइनोबैक्टीरिया, राइट। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को भी इनिशियली किस में रखा गया, प्लांट ग्रुप में रखा गया। ठीक है, मोनेरा के पास सेल वॉल थी, अब मोनेरा का ग्रुप अलग है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, अब मोनेरा को भी किस में रखा गया, प्लांट में रखा गया। प्रोटिस्टेंस का ग्रुप हम लोग अलग पढ़ चुके हैं, इनको भी शुरुआत में किस में रखा गया, प्लांट में रखा गया। अब फंजाई की बात करें, अगर आप फंगस ग्रुप की बात करो तो इन्हें भी शुरुआत में क्या था, प्लांट के अंदर रखा गया, और ये बोला गया दीज आर द नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट। ठीक है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है। अब सुनिएगा मेरी बात, इनको
किस ब्याह पर रखा गया प्लांट ग्रुप में? सबसे पहली बात, बिकॉज दे पॉजेस सेल वॉल, क्योंकि उनके पास क्या था? सेल वॉल थी। बिकॉज दे कंटेन सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल थी, और इस बेस के ऊपर इन सभी को एक ही ग्रुप में पूरी भीड़ को जमा कर दिया, दैट इज प्लांट ग्रुप। कौन सा ग्रुप था बेटा? प्लांट ग्रुप। लेकिन जब फर्दर अंडरस्टैंडिंग हुई, यानी हम लोग फिर धीरे धीरे जब समझते गए, जब और डिस्कवरीज हुई, तो इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। अब फंजाई को सेपरेट करने का मेन रीजन क्या था? एक तो द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इसकी सेल वॉल किससे बनी थी बेटा? काइटिन से बनी थी, पहली बात। सेकंड क्या था कि दीज आर सैप्रोफाइटिक, कि वो फोटोसिंथेटिक नहीं थे, सैप्रोफाइटिक थे। इसी पे आप पर आपका फंजाई अलग अलग हुआ, ठीक है। और ऐसे ही आपके क्या हुए? बाकी अदर ग्रुप हुए, क्योंकि नॉर्मली प्लांट में सेल वॉल जो है, प्लांट की अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप बाय सेलुलोज। सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। लेकिन बैक्टीरिया और इनके अंदर तो लाइसोजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड और ग्लाइकेन्स होती हैं, ठीक है ना, म्यूकोपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, म्यूरिन्स होते हैं, स्यूडोम्यूरिन्स होते हैं। तो ये क्या है? अब सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है, तो इसलिए भी इनका ग्रुप अलग अलग किया गया। आई बात समझ में? तो स्टार्टिंगली दो ग्रुप आए, प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप। किस बेस के ऊपर थे? सेल वॉल के ऊपर, कि जिनके पास सेल वॉल होती है उसको प्लांट में रखा गया, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उसको क्या रखा गया? एनिमल में रखा गया। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल के अलावा, प्लांट और एनिमल के अलावा, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो सुनिएगा मेरी बात जेन्युइनली। अब सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी कि सेल वॉल के कंपोनेंट, प्लांट में सेलुलोज से, ठीक है, बाकी अदर में अलग अलग कंपोनेंट्स है, तो इसीलिए उनके ग्रुप अलग अलग दिए गए। क्लियर है? और फंजाई का एक मेजर क्राइटेरिया ये भी था कि फंगस आर जनरली मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है, एंड दे आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर, ठीक है, वो काइटिन से मिलकर बने थे और वो सैप्रोफाइटिक के नेचर में। क्लियर है? इसीलिए इनको अलग ग्रुप में रखा गया। ओके, अब यहां पर तो बेटा शुरुआत का क्लासिफिकेशन इनिशियल आया, उसके बाद सेकंड आया बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, जिन्होंने आपके बायनोमियल थ्योरम भी दिया था। जिन्होंने कौन सा थ्योरम भी दिया था बेटा? बायनोमियल थ्योरम भी दिया था। अब कैरोलस लीनियस ने क्या सिलेक्ट किया? कैरोलस लीनियस की अगर हम लोग बात करें, दे सेलेक्ट द ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, उन्होंने ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चुना, दैट इज देयर कलर। भाई प्लांट का कलर क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब जिनको आप इजीली आउटसाइड से व्यू कर सकते हो, ठीक है, जिनको आप इजीली किससे देख सकते हो? आउटसाइड देख सकते हो, बाहर से देख सकते हो। गॉट इट? ठीक है। देयर हैबिटेट, कि वो प्लांट किस आवास में रह रहा है, आप आसानी से पता लगा सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ देयर लीव्स, उनकी पत्तियों के बारे में, ठीक है। शेप ऑफ द लीव्स, अगर हम लोग बात करें शेप ऑफ लीफ, तो नॉर्मली देखो किसी प्लांट के अंदर अगर लीव्स हैं वो इस तरीके से है, अल्टरनेट नहीं, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ये अगर किसी की बात करें तो इस तरीके से है, यहाँ पर अल्टरनेट लीव्स है। अगर किसी की बात करें तो लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ट्रायंगल सा दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो ये क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स की स्ट्रक्चर, की पत्तियां कैसी हैं। अब ये सारे कैरेक्टर्स जो है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? द कैरेक्टर्स दैट आर सीन बाय आउटसाइड, ठीक है ना, वो कैरेक्टर जैसे आप लोग बाहर से देख सकते हो, ठीक है, कैरेक्टर्स दैट आर सीन आउटसाइड। क्लियर है? जिसे आप लोग बाहर से इजीली व्यू कर सकते हो, वो क्या थे? आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे। क्लियर है? तो आर्टिफिशियल कैरेक्टर जो क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया बेटा? लीनियस ने दिया, और उन्होंने ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल, सुपरफिशियल मतलब जो बाहर से देखा जा सकता है, ठीक है, बाहर से देखा जा सकता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। अब उसके अलावा सेकंड जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वो क्या था? बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोशियम, ठीक है। अब वो वेजिटेटिव कैरेक्टर तो बेटा वही है जो बाहर से दिखाई दे रहा है, दैट इज हैबिटेट, कलर, नंबर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स। क्लियर है? यहां पर इसके आधार पर थे। लेकिन सेकंड वन इज दैट कि वेजिटेटिव कैरेक्टर के अलावा उन्होंने सेकंड क्या लिया? एंड्रोशियम को सिलेक्ट किया। क्लियर है? सेकंड उन्होंने किसको सिलेक्ट किया बेटा? एंड्रोशियम को सिलेक्ट किया। अब एंड्रोशियम को सिलेक्ट करने का उनका रीजन क्या है? एंड्रोशियम को सिलेक्ट करने का उनका रीजन क्या है वो सुनिएगा। उन्होंने जब एंड्रोशियम को सिलेक्ट किया, दैट मींस दीस आर द मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। अब मेल गैमेटोफाइट जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बोला। क्लियर है? मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बोला। लेकिन अब ठीक है, क्लासिफिकेशन का पैरामीटर तो अच्छा था, लेकिन अब इस क्लासिफिकेशन के फेल होने के रीजन क्या थे? व्हाई द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कंसीडर्ड एज अ फेलियर, कि वो फेलियर क्यों हुआ? सुनिएगा मेरी बात। बिकॉज जो लीनियस थे,
लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने आप लोगों के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, ठीक है, अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर वही सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को और एंडोशिंक यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को दोनों को एक साथ रखा, दोनों को क्या रखा, एक साथ रखा। और इस केस में क्या हुआ, जो लीनियस का क्राइटेरिया था, लीनियस का जो क्राइटेरिया था वो क्या हो गया बेटा, फेलियर हो गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो फेल होने के मेन रीजन क्या थे कि जो लीनियस का क्राइटेरिया था, फेल होने का कारण क्या था, उन्होंने बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को क्या किया, एक साथ रखा। अब एक तो फेल होने का क्राइटेरिया है, सेकंड इज दैट कि जो आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, वो एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। किसके थ्रू एडवर्सली इफेक्ट होते हैं बेटा, एनवायरनमेंट के थ्रू, यानी कि उनके ऊपर जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट का इफेक्ट बहुत तेज गति से पड़ता है। क्लियर है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो है बहुत तेज गति से पड़ता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग रखा, ठीक है, एक साथ रखा और इसलिए वो फेल हो गए। क्लियर है, और दोनों को उन्होंने क्या किया, इक्वल वेटेज दिया, इक्वल वेटेज दिया। क्लियर है। आफ्टर दैट एक और मेथड आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन। अभी 5 मिनट तो बाद में करेंगे। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था वो बेंथम और हुकर ने दिया। किसने दिया, बेंथम और हुकर ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैरामीटर तो लीनियस वाला ही लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर दोनों को साथ में रखा, ठीक है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में वही हैबिटेट, कलर, शेप ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स, इन्हीं को रखा हुआ। आई बात समझ में, क्लियर है ना बेटा, कि एक्सटर्नल जो आपके कैरेक्टर्स थे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के अंदर उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए, यानी कलर लिया प्लांट के, ठीक है, हैबिटेट लिया, वो किस आवास में रह रहा है, प्लांट की नंबर ऑफ लीव्स के बारे में देखा, ठीक है, लीव्स क्या होती हैं, किस तरीके की होती है, उनके बारे में देखा, और उसके बाद उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी काउंट किया। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दैट मींस कि कौन कौन से कंपोनेंट है। एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंदर क्या था कि प्लांट के अंदर इंसाइडल एज में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, कौन कौन से टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है, कौन से टिश्यूज का क्या वर्क है, ठीक है, वो एनाटॉमी के अंदर उन्होंने कंसीडर किया। आफ्टर दैट एम्ब्रियोलॉजी, दैट मींस सीड फॉर्मेशन, ठीक है, सीड फॉर्मेशन। फाइटोकेमिस्ट्री, दैट मींस प्लांट फंक्शनिंग, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी वगैरह के बारे में बताया। तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन था। अब आर्टिफिशियल से नेचुरल का बेस्ट होने का मेन रीजन क्या था, बिकॉज दे कंसीडर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट, व्हाइल इन artificial character Linnaeus only considered the internal reproductive structure with external structure, ठीक है। फिर आया आपका 5 kingdom classification। तो आरएच विटेकर ने बेटा क्या किया, कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब प्लांटी ग्रुप को भी बेटा 5 सब ग्रुप में बांटा गया। प्लांटी के 5 सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, आप लोगों की इंट्रोडक्टरी क्लास है। प्लांट जो ग्रुप है, प्लांट ग्रुप को आप लोगों के 5 ग्रुप में बांटा, दैट इज थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब जिनकी बॉडी जो वो थैलस शेप में होती है, यानी कि उनकी बॉडी में कोई भी रूट, कोई भी स्टेम, कोई भी लीव्स नहीं होता। एंड दे आर कॉमनली सेड टू बी एज एल्गी। उन्हें क्या बोला गया बेटा, एल्गी बोला गया, ओके, थैलोफाइटा। क्लियर है। सेकंड है आपका प्लांट का, ये ठीक है, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, हमें केवल इस लेक्चर के अंदर प्लांट और उसके सब ग्रुप पढ़ना है। क्लियर है। अच्छा, सेकंड आपका ब्रायोफाइट्स। अब आप देखिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। फाइटा मींस प्लांट, फाइटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट, ओके। थैलो मतलब जिनकी बॉडी जो वो किस शेप में होती है, थैलस के फॉर्म में, यानी कि अनडिवाइडेड बॉडी है। क्लियर है। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स की बॉडी जो है, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो सेड टू बी एन एम्फीबियन ऑफ प्लांट। इंपॉर्टेंट है, नीट में काफी बार क्वेश्चन आता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट, बिकॉज दे आर जनरली टेरेस्ट्रियल, वो पथरीली जमीन पर रहते हैं, बट दे रिक्वायर द वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन मेथड, ठीक है। अपने गैमेट्स के मैच्योरेशन के लिए ये प्लांट क्या करते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आई बात समझ में। दैट्स व्हाई दे आर जनरली फाउंड एट द कोस्टल एरियाज, इसीलिए तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। पेटेंट एग्जांपल आप लोगों का पत्थर चट्टास्टोन प्लांट जो ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल है, राइट। उसके बाद था आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स जो है, दीज आर द फर्स्ट ट्रू प्लांट का मतलब पता है क्या है, यहाँ पर भी बॉडी में रूट्स तो अवेलेबल नहीं होती ब्रायोफाइट्स के अंदर, केवल स्टेम और लीव्स होती है,
लेकिन ये सबसे पहला ग्रुप ऐसा है जिसमें बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है, ठीक है, क्लियर है। आफ्टर दैट देयर आर टू अदर मेथड, दैट मींस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को बेटा क्या बोला गया, नेट सीड प्लांट, यानी कि दे बियर द सीड विदाउट देयर कवरिंग, ठीक है। एंड एंजियोस्पर्म आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, एंड देयर सीड्स हैव द कवर, ठीक है, उनके सीड्स के पास क्या था, कवर था। आई बात समझ में। तो ये प्लांट के 5 ग्रुप्स हैं आपके, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, प्लांटी, सॉरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आप लोगों को 5 ये पढ़ने हैं, क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके। अब देखिएगा बेटा, उसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, एक्सटेंड कर रहे हैं। क्या है, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि आर्च विटेकर ने 5 ग्रुप में डिवाइड किया था, राइट, और फिर प्लांट को भी हम लोगों ने 5 ग्रुप में डिवाइड किया। उसके बाद मैंने आपको 2 टर्म बताई, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में क्या लिया था, आर्टिफिशियल में बेटा आपके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर के साथ में आप लोगों के जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम को साथ में कंसिडर किया गया, ठीक है। अब वहां पर कमी क्या निकल कर आई कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, एडवर्सली इफेक्ट होते हैं बाय द एनवायरनमेंट, बाय द एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ फेलियर, ठीक है। अब इसलिए कौन सा आया आपका, नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, जिसको किसने दिया बेटा, बेंथम और हुकर ने दिया, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन को किसने दिया, बेंथम और हुकर ने। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप सब चीजों को गलत बता रहे हैं, तो एक्चुअल में सही है क्या। तो मेन जो कैरेक्टर्स थे, मेन जो क्लासिफिकेशन था, उसका जो करेक्ट क्राइटेरिया था दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ओपन कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब होता है बेटा इवोल्यूशनरी बेसिस, इवोल्यूशनरी बेसिस यानी कि इवोल्यूशन के ऊपर जो है, या इवोल्यूशन के आधार पर जो आप लोगों का क्लासिफिकेशन था वो आएगा इसके अंदर, ठीक है। यानी कि whether there are some organs or some taxa that have common ancestors। अब कोई भी टैक्सा है जिसके एंसेस्टर्स, पूर्वज एक है, एक ही पूर्वजों से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो उनको क्या रखा गया, सेम टैक्सा में रखा गया, जिनके एंसेस्टर्स बेटा कॉमन है, जिनके एंसेस्टर्स क्या है, कॉमन है, ठीक है। और जिनके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं उनको अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया। आफ्टर दैट कुछ अदर रिसोर्सेज भी लिए गए। अब अदर रिसोर्सेज से अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसमें जो आपको फॉसिल एविडेंस है, फॉसिल एविडेंस मतलब जीवाश्म, ठीक है, आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो। फॉसिल्स क्या होते हैं, रिमेनिंग मटेरियल है जो आप काफी साल बाद अर्थ के नीचे, काफी साल पहले अर्थ के नीचे दब गए और उसके बाद जो डिगिंग के बाद निकल रहे हैं वो क्या है, आपके फॉसिल एविडेंस है। तो फॉसिल एविडेंस के आधार पर भी पता लगाया जा सकता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का। आप लोग क्लास 12th में इवोल्यूशन में बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ोगे, ठीक है, इवोल्यूशन में आप डिटेल में पढ़ोगे कि क्या होती है आपकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि कौन कौन से जीन्स में से ओरिजिनेट हुए, कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जो सेम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मेरे 2 आईज हैं, अब जितने भी 2 आईज वाले जो जीव है वो मैमेलियंस में तो आते नहीं है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में आते हैं। तो इसीलिए अब ह्यूमन बीइंग भी हम लोग हैं, तो ह्यूमन बीइंग के बाद में मैमेलियंस में भी अलग कैटेगरी है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। तो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर का मतलब एक तो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर्स, इन सबको कंबाइंड कर कर एक इवोल्यूशनरी बेसिस निकाला गया, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन दिया गया, ठीक है। आफ्टर दैट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये वर्डिंग्स जो है काफी बार आप लोगों को परेशान करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब पता है क्या है, कि मैंने क्या किया, मुझे क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर लिविंग बीइंग का ग्रुप दे दिया गया, मैंने क्या किया, उनके डेटास निकाले, डेटास की स्पीशीज, सब स्पीशीज वाइज उनको क्या किया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप में डिवाइड करने के बाद उनको क्या कर दिया, कंप्यूटर में उनको ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब मैं उनको टैली करूंगा, टैली करने का मतलब है कि जब हम उनको क्या करेंगे, आपस में कंपेराइज करेंगे, तो उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन होगा। यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो क्लासिफिकेशन है वो केवल एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर ही नहीं किया जाता, ठीक है, सुनने मेरी बात। अब स्टार्टिंग में क्या था भाई, सेल वॉल को ही तो लिया गया था। अब सेल वॉल को लेकर 2 ग्रुप बनाया गया, एक तो प्लांट था और एक था एनिमल। अब प्लांट में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और एनिमल में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये 2 ग्रुप बनाए गए। अब इन 2 ग्रुप के अंदर भी फिर अलग अलग कैटेगरीज जब आई, यानी एक कैरेक्टर तो ठीक है सेल वॉल का था, लेकिन अब सेल वॉल के अंदर भी उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा, कंपोनेंट के बारे में पता लगा।
तो प्लांट में बोला गया कि इसमें तो केवल सेलुलोज होता है, लेकिन फंजाई जो उसमें काइटिन है, बैक्टीरिया में बेटा म्यूकोपेप्टाइड्स वगैरह, तो ये सब क्या है, अलग अलग है। आई बात समझ में? तो कैरेक्टर्स के भी अंदर डिफरेंशिएट कैरेक्टर्स को लिया गया, अलग अलग पैरामीटर्स को लिया गया, इसलिए एक वाइड ग्रुप बने। क्लियर है? इतने ज्यादा ग्रुप बने। ओके, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की, यानी कि जो ग्रुप है उन ग्रुप को आपने क्या किया, एक साथ कंपाइल करके किसमें ऐड कर दिया आपने उनको कंपाइल करके नॉर्मली हम लोगों ने एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है आपका साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मतलब जो अपने सेल के इंटरनल मटेरियल है। बेसिकली इसमें किसको लिया गया, क्रोमोसोम्स को लिया गया। किसको कलेक्ट किया गया बेटा, क्रोमोसोम्स को कंसीडर किया गया। अब क्रोमोसोम्स को कंसीडर करने के बाद में देखो उसमें क्या किए गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, कौन सी स्टेज है, अगर हैप्लॉइड है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आपको मैंने बताया था कि क्या बोलते हो, आप प्लॉइडी बोलते हो। अब प्लॉइडी के आधार पर 2 या 3 टाइप के हैप्लॉइड है। ठीक है, एन, ओके, सेकंड है डिप्लॉइड 2n, ओके, थर्ड है ट्रिप्लॉइड यानी कि 2n + 1 यानी कि ट्रिप्लॉइड 3n, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स लिए गए। फिर आप बात करते हैं स्ट्रक्चर की। आप स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर में बेटा सेकेंडरी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बेस के ऊपर आपके मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आए। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक आए, एक्रोसेंट्रिक आए और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को भी साइटोटैक्सोनॉमी में क्या था, क्रोमोसोम का नंबर कंसीडर किया गया, स्ट्रक्चर किया गया और बिहेवियर मतलब फंक्शनिंग, यानी इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स के ऊपर इंडिविजुअल जीन होते हैं और वो अपने अलग अलग सेपरेट कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? आफ्टर दैट आया कीमोटैक्सोनॉमी। ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके आधार पर भी बेटा क्लासिफिकेशंस किए गए। कीमोटैक्सोनॉमी मतलब जो आपके सेल में एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं, ठीक है, केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर जो आपके बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, उन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन, उनकी फंक्शंस के आधार पर भी बेटा कैटेगराइज किया गया। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, वर्गीकी, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील विद द क्लासिफिकेशन। ठीक है, और क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड है जिसमें आप लोग सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज यानी समानता और विभिन्नता के आधार पर क्या करते हो, जीवों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के ये बेसिक पैरामीटर्स लिए थे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एलगी। ठीक है, थैंक यू।